नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, कायदे से लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे। मैं पीयूष द्विवेदी इसी के साथ आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक, उत्तर प्रदेश की कृषि नीति एवं योजनाएं ग्राम्य समाज एवं विकास के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि नीति एवं योजनाओं के बारे में। इसकी घोषणा की गई थी 28 फरवरी 2013 को। कृषि नीति, इसका उद्देश्य ये था कृषि क्षेत्र 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया था? 7 क्षेत्रों पर सबसे पहले दिया गया था। युक्ति ज्ञान कहती है इस साल क्षेत्रों को सप्त क्रांति की संज्ञा दी गई है। ये 7 क्षेत्र हैं: प्रसार, सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध तथा कृषि विविधीकरण। कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी? कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु। कृषि सूचना केंद्रों को स्थापित किस स्तर पर की गई है? समस्त उप संभागीय प्रसार अधिकारी व समस्त उप कृषि निदेशक स्तर पर। किसान कॉल सेंटर योजना क्या है? यह योजना किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत किसान कहीं से भी कृषि विभाग द्वारा आवंटित टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं अपने टेलीफोन से, और इसकी समस्या का समाधान मिल सकता है किसानों की। किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई थी? 18 जून 2001 से। किसान मित्र योजना के उत्तर प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को कृषि स्नातक इंटर होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्या है? यह योजना कृषि उत्पादन में शामिल जोखिमों से किसान की रक्षा हेतु है। युक्ति ज्ञान कहती है हमारी, यह योजना केंद्र के सहयोग से 1999 से 2000 में शुरू की गई थी। इसके बाद इसे 2010-11 में संशोधन किया गया और इसके बाद 2014 में इसे संशोधित किए जाने के बाद अब यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था? 1998 में। ठीक है। युक्ति ज्ञान कहती है कि इस संस्थान के नियंत्रण में 47 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, 38 जिलों के समादेश विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम तथा 15 जिलों में सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया जा रहा है? 1991-92 से केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से। ठीक है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा कृषि पार्क की स्थापना किन किन स्थानों पर की गई? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी तथा सहारनपुर में। सेंट्रिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय क्या है? 2010-11 में शुरू की गई इस परियोजना के अंतर्गत 6 वर्षों में जनपदों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना है। कृषि निर्यात जोन क्या है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि विशेषताएं क्या हैं? आदिकाल से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ रही है भाई, हमेशा से कृषि की जा रही है, पाषाण काल से। ठीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका साधन कृषि ही है। 50% कृषि ही होती है, 50% प्लस। ये देखिए 54.6% कृषि का आजीविका प्राप्त करता है तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग प्रदान करती है। इस देश का 12.7% निर्यात होता है। और भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? 19वीं कृषि संगणना के अनुसार आज तक कुल बुआई क्षेत्रफल का 54.3% भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है तथा 45.7% भाग ही सिंचित है। ठीक है। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गन्ना, सबसे ज़्यादा सींचा जाता है इसको। लघु सिंचाई मशीन क्या है? यह मशीन कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। लघु सिंचाई पर गठित कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी, जिसको 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन कर दिया गया। 19वीं कृषि संगणना के अनुसार वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब 99.60%।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य है? असम। देश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नलकूपों से। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जून तक। ठीक है। भारतीय कृषि में किनकी प्रचुरता है? खाद्यान्न फसलों की। कितने प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? 64.18% पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। देश के कुल श्रमिकों की संख्या कितने प्रतिशत आज भी कृषि क्षेत्र से जीविकोपार्जन करती है? लगभग 48.9%। कि देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 68.84% अभी भी। समस्त कामगारों में से कितने प्रतिशत किसान कामगार हैं? 31.7%। कृषि में बेरोजगारी का अधिक है और रोजगार मौसमी होता है, लगभग 37.1%। कृषि में बेरोजगारी की अधिकता है और रोजगार मौसमी होता है। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार 0.15 हेक्टेयर। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कितनी है? 0.10 हेक्टेयर। भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, जो कि प्रति हेक्टेयर एवं प्रति श्रमिक दोनों ही दृष्टि से बहुत कम है। भारत के 1 हेक्टेयर भूमि में 2755 किलोग्राम गेहूं पैदा होता है, जबकि ब्रिटेन में 7178 किग्रा होता है। आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ पर अधिकांश उत्पादन पुरानी परंपरागत तकनीक से ही होता है। भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। देश में आधे से अधिक किसान कर्जदार हैं। ऋणग्रस्तता शीर्षक वाली एक रिपोर्ट NSSO ने जारी की है। इसके अनुसार किस राज्य के किसान सर्वाधिक कर्जदार हैं? आंध्र प्रदेश के। बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हैं यार। देश में सबसे कम कर्जदार किसान किस राज्य में है? असम में। भारत में किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन की योजना बनाता है। अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को अपने उत्पाद से पूरा करना चाहता है। ठीक है। सहकारी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कोलबर्ट ने सहकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें मानव व्यक्ति के रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करता है। मानवता और लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर जब अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर अपने आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उनका प्रारूप सहकारी होता है। इस प्रकार के संगठन में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके पास व्यक्तिगत तौर पर आवश्यक मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं। संगठित होने के इनकी शक्ति और संसाधन बढ़ जाते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन वर्ष 1901 में भारत सरकार के किसकी अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठन की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति की स्थापना की है? एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में। एडवर्ड लॉ की सिफारिशों के आधार पर सहकारी साख अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। 1904 में बने अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए दूसरा अधिनियम कब पास किया गया? 1912 में। सहकारिता के केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में कब रखा गया? 1919 में। 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में रखने के बाद विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने प्रांतों में सहकारिता की सफलता और उसकी प्रगति की संभावनाओं की जांच करने के निमित्त समितियां नियुक्त की। सहकारिता आंदोलन को 1935 में किसकी स्थापना में बल मिला? रिजर्व बैंक की। 1947 में भारत की विभाजन का प्रभाव पंजाब, बंगाल, असम के सहकारी आंदोलन पर अच्छा नहीं पड़ा। सहकारी साख भारत के सहकारी आंदोलन किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? साख समितियों और सहकारी बैंकों की। सहकारिता विभाग के संगठन का उद्देश्य न केवल कृषकों को उस सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, वरन प्रदेश में विभिन्न अंचलों में निर्बल और निर्धन वर्ग के समृद्धशाली बनाने हेतु तो उनका स्तर को ऊंचा उठाना भी है। इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं यथा क्रय विक्रय, कृषि निवेश, श्रम एकीकृत, सहकारी विकास, उपभोक्ता सहकारी ऋण एवं अधिकोषण आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में सहकारी संस्थाओं में कितने स्तर होते हैं? 3। सबसे निचले स्तर पर कृषि एवं कृषि संस्थाएं हैं, उसके ऊपर जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है और सबसे ऊपर है हमारे राज्य सहकारी बैंक। ठीक है। शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? खुसरो समिति ने। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां
बहुउद्देशीय सहकारी समिति को और किस नाम से जाना जाता है? सेवा सहकारी समिति। बहुउद्देशीय समिति की स्थापना के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रिजर्व बैंक एवं कृषि विभाग के द्वारा। बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव रिजर्व बैंक के कृषि विभाग द्वारा कब दिया गया था? 1937 में। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट में छोटी छोटी सहकारी साख समितियों का संगठन का सुझाव दिया गया था। 1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समितियों के संदर्भ में किस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था? सहकारिता से संबंधित एक विशेष प्रस्ताव में सेवा समितियों की स्थापना की वांछनीयता को स्वीकार किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला सहकारी बैंक स्थापित हैं? 50 सहकारी बैंकों में से उत्तर प्रदेश जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के पूर्ण करने के फलस्वरूप लाइसेंस प्राप्त है। से 16 जिला सहकारी बैंक गैर लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। सहकारी विपणन उत्पादन एक अभिन्न अंग है। समुचित विपणन व्यवस्था के बिना उत्पादन क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। कृषकों को उनकी उपज के समुचित मूल्य देकर उनको प्रोत्साहित किया जाए, इस अवधारणा के परिक्षेप में सहकारी विपणन अपना स्वरूप ग्रहण कर सका। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट में सहकारी विपणन की एक एकीकृत योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्य किया गया। सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषकों एवं उत्पादकों के वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने संबंधी अथवा सभी प्रविधियों के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक साथ संगठित हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विपणन का उद्देश्य कृषकों की सौदा करने की शक्ति को मजबूत करना, अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना, सदस्यों को उपज का उचित मूल्य दिलाना, मूल्यों की स्थिरता लाना। ठीक है। किस स्तर पर कार्य करती हैं? राज्य स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है। नेफेड क्या है? नेफेड है हमारा कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। ये नेफेड कहलाता। ठीक है। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। इसका कार्य क्या होता है? केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्षेत्र, जिला तथा अंतर जिला व्यापार होता है। ठीक है। विपणन समितियां किस स्तर पर कार्य करती हैं? ये मंडियों अथवा थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती हैं। इसकी स्थापना ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1987 में। ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना का उद्देश्य क्या था भाई? इसकी स्थापना जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी कंपनियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। प्रसंस्करण, भंडारण, विकास, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें की गई थी। और गेहूं, धान, इसकी सरकारी दलहन तिलहन, इसके रूप में कोई भी मतलब थर्ड पर्सन ना आने पाए, इसके लिए ये खुद एजेंट बन के काम करता था। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। वर्तमान समय में सहकारी विपणन संरचना के अंतर्गत देश में मंडी स्तर पर 2636 सामान्य उद्देशीय प्राथमिक विपणन समितियां, तिलहनों इत्यादि के लिए 3290 विशिष्ट प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां, 157 जिला या केंद्रीय समितियां, 29 सामान्य उद्देशीय राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन, 16 राज्य स्तर पर विशेष वस्तु विपणन तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन है। ठीक है। इफ्को क्या है? उर्वरक का उत्पादन करने का सबसे बड़ा, मतलब पूरे भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक ये संस्था है इफ्को। ठीक है। युक्ति ज्ञान क्या कहती है? हमारे 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रामीण स्तर की सहकारी संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सरकारी संस्थाएं और फेडरेशन इफ्को की सदस्य हैं। इफ्को और इन सहकारी संस्थाओं के सदस्य संख्या लगभग 26,000 है। ये और भी बढ़ गई होगी, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। सहकारी संसाधन इकाइयों में चीनी मिले, कपास उटाई व संसाधन इकाइयाँ, सूती कताई मिले, धान संसाधन इकाइयाँ, तेल मिले, फल व सब्जी संसाधन इकाइयाँ शामिल हैं। तो ये रहे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलिए, उम्मीद है करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक और लेकर आता रहूं। तब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, खूब मन लगा पढ़ते रहिए।